Welcome again to the another session of online class subject history. So आगे हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह हंटिंग हुई थी, किस तरह कॉलोनियल पीरियड में लगभग 1875 से 1925 तक 80,000 टाइगर्स का 1.5 लाख लेपर्ड्स का शिकार हुआ था। लेकिन ये सब कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि जो इंडिया के महाराजा थे उन्होंने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराजा ऑफ सुरगिया अलोन शॉट 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्ड्स अप टू 1957। तो अकेले बंदे ने 1157 टाइगर्स को और 2000 लेपर्ड्स को मारा था 1957 के लिए, सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए और अंग्रेज़ों को प्लीज़ करने के लिए, क्योंकि उस टाइम शिकार था। आपने सुना होगा, जब आप फिल्म मूवीज़ देखते होंगे, महाराजाओं की मूवीज़ देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि महाराजा अपने सैनिकों को ले जाते हैं, चलो जी आज शिकार पे जाएंगे। महाराजा कहाँ गए? महाराजा आज शिकार पे गए हैं। तो ये सब शौक या उनको बड़ा ये मज़ा आता था, या बड़ा उनको ये फ़ख्र महसूस होता कि हमने शेर का शिकार किया है। बंदूकें अंग्रेज़ों ने दे रखी थी उन्हें, तो तीर-वीर तो उस टाइम था नहीं। तीर-वीर का वो इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि तीर से ज़्यादा जो असरदार थी वो बंदूक थी। एक बंदूक के शॉट से जो कोई भी जंगली जानवर मर जाता था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उस टाइम पे, उसने भी अकेले 400 टाइगर्स का शिकार किया था। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह कत्लेआम हुआ था उस टाइम वाइल्ड लाइफ का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये अंधाधुंध कत्लेआम होने लगा, तो जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनको लगा जी भाई इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चेन्स में, जो फूड चेन्स में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बेइंतहा जंगली जानवरों का ये कत्लेआम होता गया। तो उन्होंने क्या किया? लेटर एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स आर्ग्यूड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दी स्पीशीज़। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमें इनके कंजर्वेशन करना पड़ेगा। जो स्पीशीज़ हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, टाइगर्स ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। जो अगर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए तो हमारे इकोसिस्टम पे असर पड़ सकता है, हमारी फूड चेन में असर पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्ग्यू किया, उन पर एक बहस, एक दलील रखी कि हमने जो इन स्पीशीज़ को, वुल्व्स को, टाइगर्स को, लेपर्ड्स को हमें कंजर्व करना पड़ेगा। इनको मारना नहीं पड़ेगा, बल्कि इनको और इनकी स्पीशीज़ को बचाना पड़ेगा। तो इसी के लिए आप देखते हैं सेंचुरीज़ बनी होती हैं या ज़ूज़ बने होते हैं। वो सेंचुरीज़ और ज़ूज़ ऐसे नहीं लोगों की नुमाइश के लिए होते हैं, वो सब होते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वहाँ उनकी मीटिंग की जाती है। मीटिंग के बाद उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम होता है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कोई शिकार उनका न कर सके। तो दैट्स वाई ज़ूज़ एंड सेंचुरीज़ वर मेड। ये भी एक तरीका है ये वाइल्ड स्पीशीज़ को या वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज़ को बचाने का। तो इसके आगे भी हमारे पास कुछ टॉपिक और हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है फॉरेस्ट सोसाइटी में, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब इसमें हम क्या देखेंगे? ये एक लाइन में पढ़ूंगा। कॉलोनियल कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट्स हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। अभी तक हमने जो पढ़ा, कॉलोनियल रूल जो फॉरेस्ट पे था, लॉज जो इम्प्लीमेंट किए गए थे कॉलोनियल रूल के तहत जंगलों पे, उसके मैक्सिमम हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखे गए। सबसे पहले हमने देखा कि फॉरेस्ट लॉज से क्या होता था कि कल्टीवेशन पे असर पड़ा, इफ़ेक्ट हुई, लोग कल्टीवेट नहीं कर पाते। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती थी वो बंद कर दी गई, उस पर काफ़ी असर पड़ा लोगों पे। लोगों का जो रोज़मर्रा की जो कस्टमरी जो उनकी कल्टीवेशन थी वो बंद कर दी गई। फिर हमने जो कस्टमरी हंटिंग था कुछ ट्राइबल्स का, उस पर असर पड़ा, वो बंद कर दिया गया। लेकिन इसके साथ हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, जो कॉलोनियल कंट्रोल को फॉरेस्ट पे था, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? सम अपॉर्चुनिटीज़ ओपनड अप इन द ट्रेड के लिए बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई, क्योंकि उन्होंने अब इसमें इसको एक ट्रेड का हिसाब के से जोड़ दिया, व्यापार के हिसाब से जोड़ दिया। किसको? फॉरेस्ट को। उसमें मैनी कम्युनिटीज़ लेफ्ट दियर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स।
तो मैक्सिमम कम्युनिटी जो थी उनकी जो अपनी पारंपरिक या पुरानी जो काम थे, उनके ऑक्यूपेशंस थे जो डिपेंडेंट थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह पे या हंटिंग वंटिंग पे, वो उन्होंने छोड़ दिया और वो जुड़ गए किसके साथ? ट्रेडिंग इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ वो ट्रेडिंग कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से जैसे जड़ी बूटियाँ होती थी, उनकी दवाइयाँ बनाते थे, या लकड़ी मिलती थी, या चंदन मिलता था, या बहुत सारी कई किस्म की चीज़ों से वो उन्होंने स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग। सो दिस अपॉर्चुनिटी वाज एंजॉयड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जहाँ जहाँ कॉलोनियल रूल था, जहाँ जहाँ भी कॉलोनियल रूल था, वहाँ इस मौके का फ़ायदा उठाया गया और लोग इसे एंजॉय करने लगे, क्योंकि उनका जो ज़रूरतें थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें, वो इससे पूरी होती गई। कॉलोनियल रूल भी चल पड़ा और एक किस्म का उनको एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज भी मुहैया होने लगी। इसकी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, ग्रोइंग डिमांड ऑफ रबर। तो मुदुरुकु पीपल लिविंग इन अमेज़न region of Brazil shifted completely from cultivation of manioc to cultivation of latex from wild rubber। अब आप देख सकते हैं जो रबर हमें मिलता है, रबर हमारे पास हमारे लिए कितना ज़रूरी है। रबर एक जब पहले तो व्हील का जो रेवोल्यूशन हुआ था, एक रेवोल्यूशन, व्हील की ईजाद जो थी वो एक रेवोल्यूशन थी। उसमें धीरे धीरे जब चेंजेस आती गई तो हमारे पास व्हील जो है वो रबर के आगे टायर्स बन गए, रबर के टायर्स बन गए। रबर की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रबर की हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होती हैं। तो मुदरुगी पीपल जो तो पहले कल्टीवेशन करते थे मैनियोक की। मैनियोक हमने पिछले पढ़ा था जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने की थी। जो अंडरग्राउंड सब्जियां होती हैं जैसे कंदमूल वगैरह होते थे, उनकी कल्टीवेशन करते थे, लेकिन उससे उनको कोई वो सिर्फ उनको अपनी ज़रूरत के लिए होता था, अपना खाने पीने की ज़रूरत को पूरा करता था। उससे उनको कोई ट्रेडिशनल कोई उनको ये कमर्शियल फ़ायदा नहीं होता था मैनियोक से। तो उनने अपनी इस कल्टीवेशन को बिल्कुल शिफ्ट कर दिया फॉर टू द कल्टीवेशन ऑफ लेटेक्स। क्योंकि जो रबर होता है, रबर का एक प्लांट होता है, उसमें से एक सैप निकलता है, एक जूस टाइप निकलता है या एक गोंद टाइप निकलता है। उसी गोंद से क्या बनता है? रबर। तो उन्होंने सारा ध्यान अपना लगा दिया कल्टीवेशन ऑफ रबर, क्योंकि रबर की डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा थी। तो जो अच्छे किस्म का यहाँ बहुत पैदावार जो रबर की ज़्यादा होती है वो अमेज़न में होती थी उस टाइम पे। अब तो वर्ल्ड की बहुत सी जगहों पे होती है। तो वहाँ से उनने अपनी कल्टीवेशन को मैनियोक से शिफ्ट कर दिया फॉर टू द कल्टीवेशन ऑफ लेटेक्स। तो जब वो वाइल्ड रबर से रबर बनाते गए, रबर ये कॉलोनियल रूल में वो बड़े बड़े ट्रेडर्स को देने लगे रॉ मटेरियल, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जब उन्होंने पूरा अपना शिफ्ट कर दिया तो वो पूरे डिपेंडेंट हो गए ट्रेडिंग पे। तो पूरे वो एक अच्छे खासे ट्रेडर्स बन गए धीरे धीरे जो मुद्रोगो पीपल थे। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज भी हम दे सकते हैं कि जो चीज़ जहाँ पे पैदा की जाती है, जैसे हनी भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है, तो हनी की काफ़ी सारी कंपनीज़ आप देख सकते हैं। तो वो जो लोग हैं, जैसे डाबर हनी की बात कीजिए, लेकिन डाबर हनी को हनी एक रॉ मटेरियल, तो वो लोग उस गांव में जहाँ से वो हनी लेते हैं, जहाँ से हनी पैदा होता है, उस गांव के लोगों के लिए वो एक ट्रेड बन गया है। वो हनी निकालते हैं, साफ़ करते हैं, डाबर कंपनी को देते हैं और डाबर उनको पैसे देता है। डाबर उनको पैकिंग करके हमें बाज़ार में बेचता है, लेकिन रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलता है? गाँव से ही। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिससे लोगों को फ़ायदा भी धीरे धीरे होने लगा। तो इसी के तहत हमारा ये जो सब टॉपिक था, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। तो आगे और भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स आएंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।